नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके इस द्वितीय पाठ का सॉल्यूशन भी लेकर के आऊंगा, तो आज हम अभ्यास कार्य करने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम। हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर लिया है और उसको आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के रूप में भी देख लिया है, लेकिन अब हम उसको करने वाले हैं अभ्यास कार्य को। ध्यान रखें, अभ्यास कार्य में सबसे पहला अभ्यास कार्य रहेगा हमारा मौखिक। मौखिक क्या अर्थात हमें मौखिक अवस्था में याद करना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम याद करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना यह देना चाहता हूं कि अगर आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपके पास अगर आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोले सर हमने तो कोई गाइड खरीद ली है लेकिन ये मटेरियल आपको मिल नहीं रहा है। ध्यान रखें, तो इस प्रकार की गाइड से आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप तो केवल और केवल नोट्स यहां से आप ले लीजिए और आपके पास बुक है ही, सारी चीजें बुक से मिलनी है, लेकिन आपको सिस्टम से, जैसे आप यहां पर सिस्टम से पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको अगर मटेरियल मिल जाए तो फिर आपकी मजे ही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है। जिस वीडियो पर आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे आप डिस्क्रिप्शन उस पर जाएंगे, लिंक पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहां से ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है जब मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं मौखिक अभ्यास कार्य को करेंगे। तो क्लास पर चलते हैं हम लोग। यहां लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड पाटलिपुत्र वैभवम। और पाटलिपुत्र वैभव की आप क्या है, इसके यश गाथा को आप पढ़ ही चुके हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। दूसरा पाठ है आपका अभ्यास मौखिका। चलिए पहले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब आपको आंसर भी देना है क्योंकि आप बिहार के हैं भाई, ध्यान रखिएगा। मैं तो देखिए बिहार का नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको ज्यादा इसके बारे में मालूम। पाटलिपुत्र आपका क्या है, किस शब्द से कैसे बना हुआ है, ये आपको ज्यादा इसका बारे में पता है। इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न दिया हुआ है पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायाम वदत्। पहला ही प्रश्न उन्होंने दे दिया है कि पाटलिपुत्र नगरस्य, क्या दिया है? पाटलिपुत्र नगरस्य, अर्थात पाटलिपुत्र जो शहर है उस नगर का, उसके नगर के विषय में, द्वे माने दो, वाक्य माने वाक्यों में, संस्कृत भाषायाम माने संस्कृत भाषा में, वदत् दो वाक्यों को आप संस्कृत भाषा में बोलो। अब यहां पर देख रहे होंगे षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, विषय में सप्तमी का एक वचन, द्वे यहां पर आपका द्विवचन लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर वाक्य में आपकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, संस्कृत भाषायाम, तो भाषा के रूप चल जाएंगे भाषा, भाषाम, भाषा। देखें भाषा के रूप चलेंगे रमा के समान। रमा का सप्तमी विभक्ति में बनता है रमायाम। क्या बनता है? रमायाम। तो आप भी बना लीजिए भाषायाम, आप भी बना लीजिए भाषायाम, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही ना बात? तो आपने जैसे रमायाम बनाया वैसे ही भाषायाम, तो यहां पर भी बना है भाषायाम। और वदत् जो लगा हुआ है लोट लकार, ध्यान रखिएगा, लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। चलिए यहां पर हम संस्कृत आपके पाटलिपुत्र के नगर के विषय में दो वाक्य यहां पर लिख करके दे रहे हैं आपके। आप अपने तरीके से भी दो वाक्य बना सकते हैं अपने पाटलिपुत्र के बारे में, ठीक। इसमें लिखा है पाटलिपुत्र नगर से विषय दो वाक्य संस्कृत भाषाया, दो वाक्य यहां पर दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं। लिखा है पाटलिपुत्र नगरम अति प्राचीन नगरम वर्तते। पाटलिपुत्र नगर अति प्राचीन नगर है, ध्यान रखें, बहुत ही प्राचीन नगर है। तो पहला वाक्य मैंने आपके पाठ से ही यहां रखा है, मैं आपको बाहर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, अतिरिक्त आपको जानने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम है, किताब से बाहर नहीं जाने वाला, बस आपको ध्यान रख लेना है कि बस ऐसे वाक्य आपको तैयार करके जाना है। पाटलिपुत्र नगरम अति, यहां चाहता तो मैं अपने तरीके से भी दो वाक्य आपके बिहार पाटलिपुत्र के रूप में लिख देता, लेकिन पाठ से ही आप पढ़ेंगे तो और सारे प्रश्न भी आपके इसी से तैयार हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगरम अति प्राचीनम नगरम, प्राचीन नगरम वर्तते। दूसरा दिया हुआ है अस्य नगरस्य वर्णनम साहित्य ग्रंथेषु उपलभ्यते। इस नगर का वर्णन साहित्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है या उपलब्ध है, ठीक है ना। तो ये दोनों, अब यहां अगर प्रश्न आ जाए कि किस नगर का साहित्य ग्रंथों में उपलब्ध है, तो आप कह सकते हैं पाटलिपुत्र का।
बता सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से आपको यहां पर एक प्रश्न और मिल गया है। तो यहां पर देखें, पाटलिपुत्र नगरम अति प्राचीन नगरम वर्तते, फिर लिखा है अस्य नगरस्य साहित्य संस्कृत ग्रंथेषु उपलभ्यते। तो यहां पर भी देखें, यहां षष्ठी लगी, यहां षष्ठी लगी और यहां सप्तमी का बहुवचन उपलभ्यते, उपलभ्येते, उपलभ्यन्ते। वो भी हमारा कर्मवाच्य की क्रिया के आधार पर यहां लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप लग गया। ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आया, किस प्रकार से आपको मौखिक रूप में ही इनको याद करना, ठीक है ना। तो आप मौखिक में कर सकते, पाटलिपुत्र नगरम अति प्राचीन नगरम वर्तते, पाटलिपुत्र नगरम अति प्राचीन नगरम वर्तते, फिर लिखा है अस्य नगरस्य वर्णम साहित्य ग्रंथेषु उपलभ्यते। ये भी आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, बन जाएंगे, बहुत सरल है। आपका इस प्रकार से रिवीजन करवा के चलेंगे कि आपको सारी चीजें यहीं याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, अगर आपके साथ आपके पास भी कोई रणनीति हो, योजना हो, तो आप भी बता सकते हैं। आपके साथ हैं, आप तो दोनों प्रकार से समझें, आपके गुरु भी हैं, आपके भाई भी हैं, आपके मित्र भी हैं, आपके सब कुछ है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप तो बताते चलो कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या चीज है, आपको कैसी समस्या जा रही है और बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आप तो बस बोलते चलो, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, ठीक है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, बस ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है कि कहां पर क्या परेशानी जा रही है, वो आपके लिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम, लिखा है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए समस्त पदानाम माने समस्त पदों का, विग्रहम वदत माने विग्रह बोलो, अर्थात ये समास दिए हुए। समस्त पद का मतलब मैं आपको बताया हूं कि समस्त पद का मतलब होता है समास। समस्त पद को हम समास भी कहते हैं, समस्त पद को हम समास भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और समास में हमेशा दो पद होते हैं, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। और समास विग्रह को हम व्यस्त पद कहते हैं, इसको समस्त पद कहते हैं समास को, और विग्रह को व्यस्त पद कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां परीक्षा में आ जाएगा अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। बोले सर इसमें तो कहीं पर भी समास नहीं लिखा, हम क्या जाने। भाई समास ही तो हम जानते हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं लिखा है समास। फिर क्या करोगे, बोले सर मैं समझ नहीं पाया परीक्षा में कि ये समस्त पद क्या होता है, और मैं तो ऐसे बना के चला आया। नहीं बेटा, समस्त पद का मतलब ही होता है समास। समस्त पद का मतलब क्या होता है, समास। तो ध्यान रखिएगा, और मैं आपको यहां पर स्पष्ट किए दे रहा हूं। समास का विलोम, समास का विलोम आप कर सकते हैं विग्रह। ध्यान रखिएगा, समास का विलोम आप क्या कर सकते हैं, विग्रह। समस्त पद ये लिखा हुआ है, समस्त पद ये भी हम समास को ही बोलते हैं। समस्त पद का हो सकता है विग्रह व्यस्त पद, व्यस्त पद, ध्यान रखें, इसको हम विग्रह और व्यस्त पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, समास का एक और विलोम होता है जिसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये तो निश्चित पूछा गया है, कई बार आ चुका है, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से विलोम पदों में भी पूछा जाता है, अपोजिट विपरीतार्थक पद, ठीक है ना। तो ध्यान समझ में आ गया, समस्त पद हम किसको बोलते हैं, समास को। अब आपको यहां पर समास का विग्रह करना है। यहां पर दिया है सबसे पहले सचिवालय गोल गृहम महितल तिलकम महानगरम सरस्वती कुल गृहम, ये पद दिए हुए हैं। अब इन पदों को आपको यहां देख लेना है, सारे बन जाएंगे, बिल्कुल भी सरल है। आप देखें यहां पर लिखा हुआ है सचिवालय, क्या लिखा हुआ है, सचिवालय। तो सचिवानाम आलय। अब सचिव क्या होता है, सचिव सेक्रेटरी होता है, ठीक है ना। सेक्रेटरी इंग्लिश में बोलते हैं। सचिव का मतलब होता है किसी के ऊपर कार्य करने वाला, किसी चीज की जिम्मेदारी निभाने वाला। और आलय का मतलब होता है घर या ऑफिस, जहां पर सारे सचिव बैठ करके अपने कार्य को करते हों, वही है सचिवों का आलय। ऑफिस जैसे आपने देखा है तो मंत्रालय, लेकिन वो मंत्रालय होता है मंत्रियों का आलय, वहां मंत्रालय होता है। कार्यालय, कार्यालय में सारे कार्यों को करने के लिए कार्यालय होता है, ठीक। अब आप उसमें अलग अलग शब्द जोड़े कि आज प्राचार्य कार्यालय, शिक्षक कार्यालय, आप जैसा जैसा करेंगे, जिसका कार्यालय होगा अलग अलग, तो यहां पर आपको क्या है,
सचिवों का आलय, सचिवों का घर। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखा है सचिवानाम आलयः, सचिवालयः। तो इसमें आपने कौन सा समास लगाया है? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया कि नहीं हो गया? फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला गोल गृहम। गोलम चातत गृहम। गोल है जो गृह, गोल है जो घर, तो क्या हो जाएगा? घर कैसे हैं? गोल। गोल गुम्मद आपने देखा है पाटलिपुत्र में, ऐसे ऐसे गोल गृहम। गोल गृहम का मतलब ऐसे गोल गोल बने हुए हैं, ठीक है, ये हैं गोल गृहम, ऐसे बने हैं, बहुत सारे बने हुए हैं पाटलिपुत्र में, लोग वहां देखने के लिए जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से। तो ये गोल गृहम गोल गोल है, गोल तच्चा गृहम, घर है जो गोल, ऐसे आप करेंगे तो इसमें कर्मधारय विशेषण और विशेष की, भाई विशेषण और विशेष की बात कर रहे हैं। विशेष ये है, विशेषण क्या है? गोल है। घर कैसे हैं? गोल है, तो गोल गृहम कर्मधारय, और विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारय। जहां विशेषण और विशेष की बात को दर्शा दिया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अगला पद आपका दिया हुआ है यहां महीतल तिलकम। महीतलस्य तिलकम, महीतलस्य तिलकम, ध्यान रखें, पृथ्वी के नीचे तल, महीतल तिलकम, देखें महीतलस पृथ्वी का, तिल महीतल का तिलक। तो षष्ठी का आ गया है, देखें यहां षष्ठी लगी, यहां षष्ठी लगी, इसलिए षष्ठी आ गया है, ठीक। यहां प्रथमा का एक वचन है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, महीतलस्य तिलकम। अगला दिया हुआ है यहां पर पद, अगला पद है महानगरम। क्या दिया हुआ है? महानगरम, महत चातत नगरम। नगर कैसा है? महान है नगर, कैसा है? महत चासौ नगरम, महत महानगरम। तो कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष, नगर कैसा है? महान है, तो महत चातौ नगरम, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। फिर लिखा हुआ है सरस्वती कुल गृहम। सरस्वत्याः कुल गृहम। कुल ग्रह कैसा है? सरस्वती, सरस्वती का कुल ग्रह। तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सरस्वती के रूप चल जाएंगे, जैसे जननी के रूप चलेंगे वैसे ही सरस्वती के रूप चल जाएंगे। जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्याः जनन्याः जनन्याम हे जननी, वैसे आएगा सरस्वती सरस्वतीं सरस्वत्या सरस्वत्यै, सरस्वत्याः 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 सरस्वत्यै, बन जाएगा। तो यहां बन गया आपका, क्या हो गया? षष्ठी का और सप्तमी विभक्ति में, अब सॉरी पंचमी और षष्ठी में सरस्वत्याः सरस्वत्या बनेगा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास यहां हो जाएगा। चले आगे, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा रहेगा संधि विच्छेदम बदत। अब यहां बोलना है संधि विच्छेद, आपको नहीं करना, आपको केवल मौखिक रूप में इनको सीखना है। लेकिन ये कब बनेंगी? जब आपको प्रॉपर तरीके से आप सीखोगे, तब आपसे ये सारी बन जाएंगी, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं जाएगी। लेकिन यहां आपको कोई दिक्कत नहीं, यहां तो आप अभी ऐसे भी ये सीख सकते हैं क्योंकि अभी मौका है, लेकिन परीक्षा में इतना मौका आपको नहीं मिलेगा। अवसर बार बार थोड़ी मिलते हैं, अवसर तो एक ही बार मिलता है। अभी आप इनको सीख लेंगे, परीक्षा के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहां सबसे पहला दिया हुआ है नगरेष्वन्यस्तमम, नगरेष्वन्यतमम ग्रामोयम और कालांतरेण पटनेति निर्गतः दिया हुआ है। इन शब्दों को आपको संधि विच्छेद के रूप में देखना है। देख लीजिए, मैंने आपको ये दिए हैं। अब यहां पर बस आपसे अगर संधि विच्छेद बन रहे हैं तो संधियां भी मैंने यहां लिख करके दी हैं, आप संधियों के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले प्रयास भी करना है बनाने का, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इनको महत्वपूर्ण तरीके से सीख लेते हैं तो सारी चीजें बन जाएंगी। पहला दिया हुआ है नगरेषु अन्यतमम, नगरेषु प्लस अन्यतमम, इसमें कौन सी संधि लगी हुई है? यण संधि। अब यण संधि जब इसमें लगी हुई है तो आप इसको एक बार देख भी लीजिए कि कैसे इसमें यण संधि है। यहां लिखा हुआ है नगरेषु, नगरेषु प्लस अन्यतमम, दिया है कि नहीं? नगरेषु प्लस अन्यतमम। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो आपका ये नगरेषु लिखा हुआ है ना, नगरेषु, तो
तो इसमें से आपको सा में से ऊ को निकाल लेना है और अन्य तमाम आपका ज्यों का त्यों यहां पर रहेगा। हो गया। अब यहां पर यण संधि जो सूत्र है, वो यण संधि जो लगी हुई है, इसका सूत्र है आपका इको यणचि। कौन सा? इको यणचि। इको यणचि सूत्र दिया हुआ है। अब इससे आप देखेंगे तो यहां पर आपको ई के स्थान पर या मिल जाएगा, ऊ के स्थान पर वा मिल जाएगा, ऋषि के स्थान पर रा हो जाएगा और लिरी के स्थान पर ला होगा। ऐसा हमारा ये सूत्र कहता है यण संधि का। तो यहाँ ई तो है नहीं कहीं, यहाँ ऊ है, तो ऊ के स्थान पर क्या कर दोगे? वा कर दोगे। ऊ के स्थान पर वा करोगे तो बनेगा नगरे आधा शा। ऊ के स्थान पर वा आ जाएगा, वो भी आधा ही आएगा। और अन्य तमम दिया हुआ है, अन्य तमम। अब इसको आप मिलाओगे तो ये आपका क्या बनेगा? नगरे आधा शा और वाह आ गया। वाह भी आधा है, लेकिन अन्य तमम का आ इसमें मिल जाएगा, आधा ना और या तमम, अन्य तमम, नगरेश्व अन्य तमम। बन गया कि नहीं? नगरेश्व अन्य तमम। तो यहां पर संधि कौन सी बन जाएगी आपकी? यण संधि। चले आगे, चलिए यहां पर आपको यण संधि मिल गई होगी। अब इसमें आगे देखेंगे, इसमें अगली संधि दी हुई है आपकी कौन सी? ग्रामोयम। ग्रामोयम पद दिया हुआ है। इसमें आप देखें ग्रामा प्लस अयम लिखा हुआ है, तो मतलब विसर्ग संधि है। बस इसको भी आपको देखना है कि जब आपको यहां पर ये जो आपका एक चिन्ह बना हुआ है, ये क्या कहलाता है? ये अवग्रह कहलाता है और उसके पहले ओ आ गया है। जब ऐसा आपको मिले तो दो संधि ही होंगी। कंडीशन आपके पास रखे दे रहे, तो दो संधि ही होंगी। एक तो होगी आपकी पूर्व रूप और या फिर होगी आपकी विसर्ग। अब दो कंडीशन रख दी, तो बस दो में से आपको क्या ध्यान में रखना है कि जहां आप बना रहे हो वहां पर आप पूर्व रूप संधि इसको बना नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ग्रामो शब्द जो आप लिख रहे हो, ऐसे आप संधि विच्छेद करोगे, ग्रामो प्लस अयम, ऐसे करोगे तो ये ग्रामो तो कभी होता ही नहीं है ना, इसलिए यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि नहीं होगी। और अब यहां विसर्ग बची तो आपको कुछ नहीं, विसर्ग लगा देना है, तो बन जाएगा ग्रामः, बन जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पर ये विसर्ग कैसे हो गई। ये लिखा हुआ है ग्रामः प्लस अयम, ठीक है। अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर आपको पहले विसर्ग संधि है, लेकिन वास्तविकता में यहां विसर्ग के अंतर्गत होने वाली उत्त संधि है। मैं आपको इसके अंदर इसलिए बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा विसर्ग के, क्योंकि आप विचलित मत हो, आप विसर्ग संधि ही माने और सीधे सीधे आप इसके विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? ओ कर देंगे। वैसे होता यहां ऊ है, आ और ऊ मिलकर के ओ गुण करता है, लेकिन आपको सीधे सीधे याद रखना है कि ग्राम विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और पीछे आने वाला आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाता है और यम आपका सीधे सीधे इसमें जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा आपका क्या? ग्रामो यम। बस इसमें आप इसको पढ़ते समय ध्यान रखना, ग्रामो अयम मत पढ़िएगा, इसको पढ़ेंगे आप ग्रामो यम। ग्रामोयम आपको लगना चाहिए कि मैं आ का उच्चारण कर रहा हूं, सामने उच्चारण बिल्कुल नहीं इसका निकलना चाहिए अयम का, ठीक है। तो इसमें आपकी रहेगी विसर्ग संधि। ध्यान से हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला हमारा जो पद रहेगा, आगे का जो हमारा पद रहेगा वो आपके पास ध्यान से देखें, अगला है जो कालांतरेण। अगला पद कौन सा है? कालांतरेण। काल प्लस अंतरेण। कौन सा दिया हुआ है? काल प्लस अंतरेण। काल प्लस अंतरेण। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ला में से आपको क्या निकाल लेना है? आ ले लेना है। ला में से क्या ले लिया? आ। और अंतरेण का आपने क्या ले लिया है? आ। और आ के बाद आ आने पर आपका क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। लेकिन ये कहां बनेगा ये भी आपको जानना है, ये दीर्घ संधि में बनेगा। किस में बनेगा? ये दीर्घ संधि में बनेगा। ध्यान रखिएगा, किस संधि में बनेगा? दीर्घ संधि में। लेकिन दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होगा यहां पर आपको बता दे रहे हैं, अकह
शवर्णे दीर्घा, अकः शवर्णे दीर्घा, आपकी दीर्घ संधि लिखी हुई है। ठीक, अब यहां पर नियम क्या होता है इसका, पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद दूसरे पद में छोटा आ या बड़ा आ, अगर आमने सामने आए तो दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया जाता है, बड़ा आ। इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई, फिर छोटी ई या बड़ी ई, अगर आमने सामने आती है तो आप क्या है, दोनों को मिलाकर के बड़ी ई बना देंगे। फिर इसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ, आमने सामने आता है तो ये बड़ा ऊ बन जाता है। अब यहां पर सवाल ये हो गया कि आ के बाद आ आने पर बड़ा आ बनता है, ई के बाद ई आने पर ई बनती है, ऊ के बाद ऊ आने पर ऊ बनता है, तो यहां पर भी आ के बाद आ आने पर बड़ा आ ही बनेगा। तो दीर्घ संधि में देखें, काल, काल में से आपने क्या निकाल लिया है, छोटा आ को निकाल लिया है। छोटा आ को निकाल लिया है तो ला आपका आधा बच जाएगा। दोनों को मिलाने पर आपने क्या बनाया है, बड़ा आ बन गया है। और अंतरिण में से भी आ निकल चुका है तो आधा ना और तरेण शब्द आपका दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है, अंतरिण। आ को इसमें मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका, काला बन गया, आधा ना तरेण, कालांतरेण बन गया कि नहीं बन गया, कालांतरेण। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हमारा और क्या है, क्या बनेगा, कौन सी संधि बनेगी। तो इसमें आप क्या है, सीधे सीधे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं दौड़ाना है। जब दीर्घ संधि आए तो आ को देख लेना है, ई को देख लेना है, ऊ को देख लेना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कहां कहां कौन सी चीजों को देखना है। इसके बाद अब अगली संधि हमारी जो होगी वो ध्यान देखें। इसमें अगला शब्द दिया हुआ है पटनेति। क्या दिया हुआ है, पटनेति, पटन प्लस इति। तो इसमें संधि कौन सी है बेटा, ध्यान से देखिएगा, कौन सी संधि है यहां, गुण संधि। तो पटन प्लस इति दिया हुआ है, पटन प्लस इति। तो यहां से आपको आ ले लेना है और यहां से आपको ई ले लेना है। आ के बाद ई आता है तो क्या बनता है, ए बनता है। आ के बाद ई आता है तो ए बनता है। तो गुण संधि का सूत्र आपका होता है आद गुणा। कौन सा, आद गुणा। इसका नियम कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है। और दूसरा नियम है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ये गुण संधि का नियम कहता है। और गुण संधि का नियम बनेगा तो पटन में से आ निकल गया था और दोनों वर्णों को मिला देने पर क्या बना, ए, और इति का ती जुड़ गया। तो आपको क्या करना है, ए की मात्रा इस पर लगानी है। तो क्या बनेगा आपका, पट, इसकी मात्रा इस पे लगाओ, ने, और ती जुड़ जाएगा। शब्द क्या बनेगा, पटनेति। क्या बनेगा इसमें, पटनेति बन जाएगा कि नहीं। तो आपकी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। अब आगे देखेंगे, अगला जो हमारा दिया हुआ है निर्गता। क्या दिया हुआ है, निर्गता। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये दिया हुआ है निह। क्या दिया हुआ है, निह प्लस गता। क्या दिया है, निह प्लस गता दिया है कि नहीं दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, विसर्ग किस स्थान पर, सबसे पहले इसमें संधि तो आपको पता है ना कि विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि है। लेकिन विसर्ग के स्थान पर आपको सबसे पहले सा करना है, और वो कौन से सूत्र से हो पाएगा, विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय से सा से सा हो जाएगा, और गता आपको इसमें ज्यों का त्यों लगना है। फिर यहां पर आपका सा के स्थान पर होगा रू होगा, तो आप बनाएंगे क्या, निरुगता, और ऊ को निकालेंगे इसमें से उपदेश अजर अनुनासिक से, तो आपका बनेगा
निर और गता बन गया। इसको आप जोड़ेंगे तो आपका रा कहां जाएगा, गा के ऊपर जाएगा, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। जब रा, आधा रा किसी वर्ण से पहले होता है और वो वर्ण उसको लेने में सक्षम नहीं है, तो वो पीछे वाले वर्ण के उस पर ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ऊपर चला जाता है और वहां पर हमारा पद बन जाएगा क्या, निर्गता। क्या बन जाएगा, निर्गता बन जाएगा कि नहीं। तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं, विसर्ग संधि। अब आगे देखेंगे, इसके बाद हमारा, चलिए ये हमारी क्लास यहीं तक थी। बहुत जल्द लेकर के हम आपका अब लिखित अभ्यास लेकर के आएंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी संबंधित हो, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे 100% फ्री, जो कोई रुपया पैसा नहीं लेता है। और आप लोगों को 6 से लेकर के 12 तक की सारी क्लासेस संपूर्ण कोर्स के साथ आपको अध्ययन कराई जाती हैं, वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा। तो आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है। आप लोगों को यहां से बहुत अच्छे नोट्स भी यहां तैयार किए जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स से जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब मटेरियल आपके पास होता है तो पढ़ने में बहुत भी आनंद आता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।